Hello to all of you. 16th November 2021 has become a special day with respect to Indian polity. 16 नवंबर 2021 अब एक खास दिन बन चुका है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, क्योंकि आज पहला ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है, ऑडिट डे मनाया जा रहा है और अब हर साल 16 नवंबर को ऑडिट डे मनाया जाएगा। अब ऑडिट डे का पर्पस क्या है? ऑडिट डे का पर्पस यह है कि कैग CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको डॉक्टर BR अंबेडकर ने सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर का भी नाम दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा था कि कैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिसर का और कोई है ही नहीं। आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो उसी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करने के लिए कैग ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन पॉलिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 16 नवंबर हर साल ऑडिट दिवस की तरह मनाया जाएगा। Other than respecting the work of CAG and acknowledging the importance of this office, 16 नवंबर ही को क्यों चूज किया गया? देखिए 16 नवंबर 1860 वो दिन था जब ब्रिटिश इंडिया के पहले ऑडिटर जनरल ने अपने ऑफिस का चार्ज संभाला था। क्योंकि कैग कोई इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद बना हुआ ऑफिस नहीं है, कैग प्री इंडिपेंडेंस टाइम का ऑफिस है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था और उस टाइम ये ना ही सिर्फ अकाउंट्स को ऑडिट करते थे, अकाउंट्स को मेंटेन भी करते थे। और पहले ब्रिटिश इंडिया के पहले कैग कौन थे? 1860 में 16 नवंबर 1860 में उन्होंने ऑफिस संभाला। एडवर्ड ड्रेमॉन्ड जो पहले ऑडिटर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, तब से ये ऑफिस अपने चलन में है और आज हम इसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी करंट कैग कौन है? द 14th कैग ऑफ इंडिया इज द करंट कैग ऑफ इंडिया, जगदीश चंद्र मुर्मू, श्री जगदीश चंद्र मुर्मू। पहले कैग कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कैग थे श्री नरहरि राव। कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कैग को लेकर। देखिए अपने आप में कैग इतना बड़ा ऑफिस है कि जितना डिस्कस करो उतना कम है, बट टाइम की शॉर्टेज देखते हुए मैं सिर्फ ब्रीफ पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ में। पॉइंट नंबर 1, इज दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस? सर्टेनली दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 आर्टिकल 148 के तहत इस ऑफिस को बनाया गया। This office has been created under Part 5 of the Indian Constitution, Article 148। तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 2, अक्सर लोग पूछते हैं कि कैन ही बिकम अ लेजिस्लेटर आफ्टर रिटायरमेंट? क्या वो रिटायरमेंट के बाद MP, MLA, MLC बन सकते हैं? सर्टेनली ही कैन टेक अप दैट जॉब, वो लेजिस्लेटर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कैन ही टेक अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर रिटायरमेंट? आंसर इज नो। रिटायरमेंट के बाद वो कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, चाहे सेंटर के अंडर है, चाहे स्टेट के अंडर है, चाहे लोकल गवर्नमेंट के अंडर है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन ही टेक अ जॉब आफ्टर रिटायरमेंट? यस, ही कैन टेक अ जॉब आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे अभी श्री विनोद राय भी रिटायरमेंट के बाद जॉब कर रहे हैं, मगर ही इज नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, सरकारी नौकरी अलाउड नहीं है। बाकी आप कोई और जॉब कर सकते हैं, आप लेजिस्लेटर भी बन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, इज ही हैविंग अ फिक्स टेन्योर इन ऑफिस? क्या उनके ऑफिस में टेन्योर फिक्स है? आंसर है यस। ऑफिस में टेन्योर फिक्स है इसलिए है क्योंकि जब वो ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो ऑफिस 6 साल के लिए होल्ड करते हैं, या जब तक होल्ड करेंगे जब तक उनकी उम्र 65 साल नहीं हो जाती है। ही इज होल्डिंग द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स और टिल ही कंप्लीट 6 ईयर्स इन ऑफिस। तो वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स है जब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं। उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है, मगर उन्हें हटाने का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। उनको वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? He is appointed by the President of India। देखिए उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि उनको अपॉइंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया हुआ है कि उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मगर किसको कैग बनाना है इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है ही नहीं, और जो कैग एक्ट है जो उनकी पावर और ड्यूटीज को डिफाइन करता है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। फिलहाल जो ट्रेडिशन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इन या इनको आप कैग अपॉइंट कीजिए। अपॉइंट हो जाने के बाद वो ऑफिस 6 साल या 65 साल की उम्र होने तक होल्ड करते हैं और उनको हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। सवाल ये है कि उनकी सैलरी जो है वो कहां से आती है? देखिए उनकी सैलरी जो है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मजेदार बात यह कि वो स्टेट और सेंटर दोनों का अकाउंट ऑडिट करते हैं। ही ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ स्टेट एज वेल एज सेंटर, मगर उनकी सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्या उस पर वोटिंग हो सकती है? नहीं। उनकी सैलरी जो है वो एक चार्ज एक्सपेंडिचर है, उस पर वोटिंग नहीं होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड से तो निकलते हैं, मगर उसको निकालने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी है, उस पर वोटिंग नहीं होता है।
एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो यूटीज के अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं? वो यूटीज के अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, मगर सिर्फ उन यूटीज के अकाउंट अलग से ऑडिट करते हैं जिनकी अपनी एक लॉ मेकिंग मशीनरी है। जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, इनकी एक सेपरेट लॉ मेकिंग मशीनरी है, तो इनका अकाउंट वो अलग से ऑडिट करते हैं। नाउ ही ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट ऑडिट करते हैं, वो स्टेट का अकाउंट ऑडिट करते हैं, और दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर का अकाउंट भी अलग से ऑडिट करते हैं। बाकी जो यूटीज हैं उनका अकाउंट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट ऑडिट होता है तो उन यूटीज का अकाउंट भी साथ में ऑडिट हो रहा होता है जो जिनके पास एक लॉ मेकिंग मशीनरी, लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। तो प्राइमरीली वो किसका ऑडिट करें? वो ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का, एंड द यूटीज हैविंग देयर ओन लॉ मेकिंग बॉडीज लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी एंड नाउ जम्मू कश्मीर ऑल्सो। पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी वो ऑडिट करते हैं, मगर सिलेक्टिवली। सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट वो ऑडिट नहीं करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, बिकॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है, उनका रोल क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या है। एक वीडियो में सब कवर कर पाना मुश्किल है, तो मैंने सिलेक्टिवली कुछ चीजें पिक करी है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टेटस के बारे में भी एक क्वेश्चन उठता है कि उनका स्टेटस क्या है। देखिए, वो स्टेटस एंजॉय करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज का। ही डज नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ एमपी। काफी लोग सोचते हैं कि ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश कैग जो है, ब्रिटेन में भी कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वहां पे जो कैग है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। इंडियन कैग इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, मगर उनका वर्किंग का रिलेशनशिप पार्लियामेंट के साथ है। क्यों है? क्योंकि कैग जब अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखवाते हैं और पार्लियामेंट वो रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देते हैं अपनी रिव्यू के लिए, अपने एनालिसिस के लिए। इनफैक्ट अगर देखा जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है क्योंकि इसका जो गठन था पहली बार 1921 में किया गया था। अब उसको 100 साल हो रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए जो आप 2022 में देंगे, या जो बच्चे अभी 2022 में मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उनका रोल, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जरूरी हैं जो आप अपने लेवल पे कंपाइल कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि कैग जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आईज एंड ईयर्स है, मतलब उनके आंख और उनके कान का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो भी अपना काम करती है, जो अपना एनालिसिस करती है, वो किस बेसिस पे करती है? वो कैग की रिपोर्ट के बेसिस पे करती है। मतलब कैग जो इनपुट लाके देते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, उसके बेसिस पे वो अपना एक एनालिसिस तैयार करते हैं और पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट सरकार से सवाल करती है और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करती है। एक बात याद रखिएगा कि जो कैग है, इस स्थिति के अंदर आज की हालात में कैग जो है वो सरकारी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। 76 से पहले मेंटेन भी किया करते थे, अब वो ये काम नहीं करते हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1971 को अमेंड किया गया 76 में, और अब उनसे ये काम ले लिया गया, ये पावर उनकी हटा दी गई है कि वो अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब वो सिर्फ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, क्योंकि देखा गया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अगर आप अपना पेपर खुद ही चेक कर रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हुआ ना। मतलब अगर कैग अकाउंट्स लिख भी रहे हैं और फिर उसी अकाउंट को वो ऑडिट भी कर रहे हैं, तो अगर उनकी मंशा गलत हुई तो वो गलती करेंगे और उस गलती को छुपा भी जाएंगे। इसलिए अब उनसे ये काम ले लिया गया है ताकि उनके काम पर कोई प्रभाव ना आए, उनका ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करता रहे। कैग को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं जो हाल ही में उठी और पहले भी उठी है, जो मैं प्रॉब्ली कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बना के डिस्कस करूं, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा बनाने से उसका पर्पस भी डिफीट होता है। थैंक यू वेरी मच।